Welcome you all in this video. So in the last video we have discussed about some numericals that were based on series and parallel connection. तो हमने कुछ numericals हमने देखे थे. So we have done the numericals that were in the board exams. So I hope you have done with the numericals and you have got the concept. So just try the numericals and keep practicing the numericals जिससे आपके concepts और ज़्यादा clear हो जाए. So we are going to start with the next topic today. आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे and that is also equally important in the chapter. तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक बार हमने पहले भी डिस्कस करा था कि what are the pros and cons of series connections and parallel connection, किसके एडवांटेजेस हैं और किसके डिसएडवांटेजेस हैं. तो जितना भी हमने पढ़ा उससे हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम किसी भी चीज को सीरीज में लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है सर्किट का वो बढ़ जाता है. ठीक है, अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट को फ्लो कराने में हमें दिक्कत होगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वी आर कनेक्टिंग द अप्लायंसेस इन पैरेलल कनेक्शन इन आवर होम अप्लायंस. जितने भी सारे हमारे होम अप्लायंस होते हैं उन्हें हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. उसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज सीरीज के हैं, तो हम एक करके इसे डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की, तो सीरीज कनेक्शन को आप जानते हो कि एक ही करंट सब में फ्लो करता है. सपोज करो हमने अपने घर में 3 बल्ब लगा रखे हैं, ठीक है, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. अब 3 अलग अलग रूम में है. ठीक है, अब जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो तीनों में फ्लो होना शुरू होगा. पहला फर्स्ट वाले रूम में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में. अब मुझे नीड नहीं है फर्स्ट वाले रूम के बल्ब को ऑन करने की, मुझे चाहिए बस थर्ड वाले रूम का बल्ब ऑन होना चाहिए. बट होगा क्या, जैसे मैं करंट उससे फ्लो कराऊंगा तो तीनों बल्ब एक साथ ऑन होंगे. इसका मतलब ये है कि सीरीज कनेक्शन में सेपरेट स्विच नहीं होता. ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये हो गया. दूसरी बात क्या है कि सपोज करो कि सेकंड वाले रूम का बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, फिलामेंट उड़ गया उसका. ठीक है, जब वो फ्यूज हो गया तो आप सर्किट क्या हो गया, बीच में ब्रेक हो गया. जब सर्किट ब्रेक हो गया तो थर्ड वाला जो बल्ब है वो भी खराब हो गया, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है. तो इसका मतलब हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि इसमें करंट ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो इफ वन ऑफ द अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन आफ्टर ऑल सारे अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. उसके बाद के रेस्ट ऑफ द अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग. ठीक है, तो ये उसका क्या था, डिसएडवांटेज था. दूसरी बात क्या है कि अगर सपोज करो कि वो जो बल्ब से उनकी अलग अलग पावर रेटिंग थी, मतलब अलग अलग उसका रेजिस्टेंस था, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, बढ़ जाएगा. ठीक है, जब रेजिस्टेंस का सर्किट बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया सर्किट का, तो क्या होगा, जो हमारा करंट की कंडक्शन होगी वो ज्यादा होगी. ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरेलल. अगर यही सारे पॉइंट्स हम पैरेलल में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें सबका सेपरेट स्विच होता है. ठीक है, तो सेपरेट स्विच होने की वजह से वो इजीली ऑन भी हो सकता है और वो इजीली ऑफ भी हो सकता है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही ऑन करने पे सारे ऑन होंगे. ठीक है, जिसकी जरूरत है आप उसे ऑन करो. दूसरी बात, अब जब पैरेलल कनेक्शन होता है उस पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है. ठीक है, तो करंट डिवाइड होने पे क्या होता है कि सब में अलग अलग करंट जा रहा है. ठीक है, जब अलग अलग करंट जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक कोई भी अप्लायंस खराब होगा तो उससे दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, उससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो दूसरी बात क्या है कि सबके सेपरेट स्विच हो गए और सब पे एक ही खराब होने पे कोई भी दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तीसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो लो रहता है, क्योंकि हम सब जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो एक तीन एडवांटेज ये होगा. दूसरा मतलब एक और एडवांटेज हम कहें तो ये है कि जब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन में सबको सेम वोल्टेज मिलता है. जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो सारा अप्लायंसेस 220 वोल्ट पर काम करता है. ठीक है, अब वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पे तुमने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जब करंट कभी मतलब घर में बोलते हैं पंखा धीरे हो जाता है कि वोल्टेज कम आ रहा है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि वोल्टेज क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अब जो V है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे जब वोल्टेज कम आएंगे तो करंट भी कम हो जाएगा और अप्लायंस धीरे हो जाएंगे. अब सीरीज में होता है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है. इसमें क्या है, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब वोल्टेज सब में क्या है, वोल्टेज सब में सेम चल रहा है. ठीक है, तो ये कुछ हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे. अब आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर है. सो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर से रिलेटेड उसके इफेक्ट्स क्या होता है. तो ये कंसेप्ट आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया। नाउ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि हीटर कैसे वर्क करता है और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं और अप्लायंसेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर की। तो पावर इज अ वेरी यूनिक वर्ड। तो आपने सबने सुन रखा है कि पावर से मतलब क्या होता है। पावर सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में, पावर जब आता है तो क्या आती है, मतलब किसी भी चीज को अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होता है कि इमेज बन जाती है, ठीक है। तो वो इमेज क्या आती है, तो पावर से मतलब होता है स्ट्रेंथ। मतलब पावर से हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है स्ट्रेंथ की। मतलब अगर कोई बोले कि इसमें पावर बहुत ज्यादा है, तो पावर मतलब होने का मतलब क्या है, वो वर्क बहुत ज्यादा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई लेबर है, ठीक है, वो 10 सेकंड में 10 बॉक्स ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब दूसरा आया, दूसरे ने 10 सेकंड में ही 20 बॉक्स ट्रांसफर कर दिए एक जगह से दूसरी जगह। तो पावर किसी का दूसरे वाले की। तो पावर का मतलब क्या है, पावर में दो चीज आ रही है, देखो बहुत जरूरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पावर में दो चीजें हैं। पावर दो चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो हो रही है वर्क पे और दूसरी हो रही है टाइम पे। तो दो चीजें हैं जिसमें जिसके ऊपर हमारी पावर डिपेंड करती है, दैट इज फर्स्ट इज वर्क एंड द सेकंड इज टाइम। तो अब वर्क क्या है, वर्क किस पे डिपेंड है, वर्क डिपेंड है एनर्जी पे। ये सारा खेल घूम फिर के वही चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। एनर्जी के फॉर्म बदलते रहते हैं, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में बदल गई, मैकेनिकल में बढ़ गई। हमने क्लास 9 में पढ़ा है अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनर्जी ही ट्रांसफर होती रहेगी। अब जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा। हम बोलते भी है कि जिस दिन तबियत खराब होती है कि आज एनर्जी डाउन है, आज ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी वर्क। जितनी एनर्जी हमें होगी उतना ही ज्यादा हम वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सीधी सी बात है। तो इसमें जो हमें मेन हाईलाइट है, जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज एनर्जी, वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये हमारा पावर क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब कितना वर्क कितने टाइम में अचीव हो रहा है, कितना वर्क कितने टाइम में हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है। वर्क हो रहा है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई होगी। अब एनर्जी वर्क से लिंक्ड है और वर्क पावर से लिंक्ड है। तो ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है। वॉट जैसा कि आपको पता ही है, अपने टाइम के बहुत बड़े एक महान साइंटिस्ट है, तो उनकी ही नाम पे इसकी यूनिटी डिवाइस हो गई। अब आप कुछ ऐसा अच्छा सा कुछ इन्वेंट कर ला तो आपका नाम भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इफेक्टिव लेके आइए। तो कमेंट टू टॉपिक। तो यूनिट क्या है इसकी, वॉट, ठीक। अब फॉर्मूला जो होता है पावर का, जो मेन फॉर्मूला होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, वर्क अपॉन टाइम। अब वही सीधी सी बात की डिफाइन 1 वॉट। हमेशा ये क्वेश्चन तो आने आना है, 1 एम्पेयर डिफाइन करो, ठीक है, 1 वोल्ट डिफाइन करो, ठीक, ये सारी चीजें डिफाइन करते आ रहे हो। 1 ओम डिफाइन करो, अब 1 वॉट डिफाइन करो। तो सिंपल सा लॉजिक, फॉर्मूला बताओ होना चाहिए। फॉर्मूला में क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो दोनों चीजें लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करना है 1 वॉट, तो 1 वॉट लिख लिया। वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट 1 जूल होती है, टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड। When 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. As simple as that. इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, यही तरीका सबसे बेस्ट है। एंड आई ऑलवेज एडवाइज यू कि आप हमेशा इसी तरीके से इस चीज को अपनी माइंड में रखें। जितनी सारी चीजें आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम क्या क्या याद करेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू मेक योर हैबिट टू रिटेन थिंग्स इन योर मेमोरी बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट याद रखोगे, कंसेप्ट समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो बहुत टाइम तक याद रखोगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second. So when 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. तो अब हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो मेन फॉर्मूले आते हैं पावर के, और पावर के जो होते हैं हमारे पास में ये फॉर्मूले हैं। तो जो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं वो ये फॉर्मूले है। सबसे पहला P is equal to W upon T, P is equal to VI, P is equal to I square R एंड P is equal to V square upon R। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूले इतने सारे क्यों हैं, मैं उसका मतलब समझाता हूँ। ये पावर हमने एक्सप्रेस करी वर्क और टाइम के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम पे वर्क है और हम पे टाइम है तो पावर का फॉर्मूला ये लगेगा। अगर हमें वोल्टेज पता है, वोल्ट पता है, करंट पता है, तो पावर का फॉर्मूला ये होगा। अब
अगर हमें रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है तो पावर का फॉर्मूला ये, और अगर हमें को वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो पावर का फॉर्मूला ये। मतलब अलग अलग टर्म्स में हमने पावर को एक्सप्रेस करा है। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए तो अलग फॉर्मूला, जब वोल्टेज और करंट चाहिए तो अलग फॉर्मूला, जब वोल्टेज और कोई और चीज चाहिए तो अलग फॉर्मूला, मतलब जब वर्क डन और टाइम चाहिए तो अलग फॉर्मूला। तो हमें देखो सीबीएसई में लास्ट टू लास्ट ईयर से डिराइव करने के लिए भी आया था, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी आ जाते हैं। सो वी डू द डेरिवेशन विद द फर्स्ट फॉर्मूला पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे ही हम बाकी के 3 फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो एक करके इन चीजों को समझते हैं। ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर रखें और ये साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ V एंड I, हमें पावर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ V एंड I। वोल्टेज और करंट के टर्म्स में हमें पावर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ V एंड I के लिए आप सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूं, एक फॉर्मूला था हमारे पास में V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वोल्टेज का फॉर्मूला है, याद होगा, पर डे हो तो याद होना चाहिए, पहले का भी रिवाइज करते रहा करो तभी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे को पता है, ठीक है। अगर मैं इससे वर्क का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q। सिंपल है, मैंने क्या कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम, V नो दैट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, ये करंट का फॉर्मूला है। तो Q क्या हो गया, I इंटू T, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू T, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को, इस Q की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है। जब इस Q की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसको यहां पुट कर दो और इस W की वैल्यू को यहां पुट कर दो मेन इक्वेशन में, देखते हैं कैसे पुट करता है। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W क्या है, V इंटू Q अपॉन T, ठीक है। सिंपल है अभी तक, V इंटू Q, यहाँ पे V इंटू Q अपॉन T, ठीक है। अब Q क्या है, Q का फॉर्मूला क्या है, I इंटू T। तो हम Q की जगह क्या लिख देंगे, V इंटू I इंटू T, और अपॉन में क्या चल रहा है, T। अब इस T से T कैंसिल हो गया तो पावर क्या आ रही है, P इज इक्वल टू V I। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, एक ही बार में क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, बेसिक फॉर्मूला हमें याद है। इस बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या करा, हमने पहले V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वोल्टेज का फॉर्मूला है, वोल्टेज से हमने फॉर्मूला निकाल दिया W का, W क्या गया, V इंटू Q, ठीक है। अब इस V इंटू Q को यहाँ पे रख दिया W की जगह, तो ये यहाँ पे हमने V इंटू Q डिराइव करके रख दिया। अब इसके बाद में हमारे पास में I का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, उससे हमने Q की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या चाहिए हमें, Q की, तो Q आ गया I इंटू T। अब इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इससे हमारा फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V I, दैट इज दिस फॉर्मूला। हमने क्या कर दिया, अब हमें रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ V I। यही थोड़ा बहुत लेंथी सा था, बाकी आगे के दो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं, इसी से डिराइव हो जाएंगे, आगे देखते हैं। ये यहाँ पे एक आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ, सेकेंड वाला देखते हैं, I एंड R। अब I और R की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V क्या होता है, IR, ये तो हमारा ओम्स लॉ है, पता नहीं कब से पढ़ते आ रहा है, कहीं भी फिट हो जाता है तो हम यहाँ फिट कर देंगे। तो अब इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू V के लिए क्या गया, IR इंटू I, तो पावर का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये वाला फॉर्मूला भी ट्राई कर दिया। तो देखो मेन फॉर्मूले कौन कौन से हुआ, एक तो ये वाला मेन तो हमारा है P इज इक्वल टू W अपॉन T, उसके अलावा एक फॉर्मूला ये वाला आ गया और एक फॉर्मूला ये वाला आ गया। अब बचा कौन सा है, बचा बस P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो एक और इसे डायरेक्ट कर देते हैं,
इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ठीक है, तो V और R के टर्म्स में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो उसके लिए करना है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P इज इक्वल टू VI हमने अभी ड्राइव करा था। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ V और R के टर्म्स में, तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो अब इस ओम्स लॉ में से I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। हमें बस क्या करना है, मैनिपुलेट करना है चीजों को। ठीक है, हमें आंसर पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से हम मैनिपुलेट कर देंगे। अब इस I की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। तो हमारे को क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होंगी हम उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये डिराइव करने के लिए भी आ जाता है फॉर्मूले, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएंगे ही आएंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल दी फॉर्मूलाज एंड यू शुड नो इट थॉरली। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप मतलब 2-3 बार करोगे तो याद करने वाली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, और कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल कैसा आता है, सारी चीजें। सो दिस वीडियो वाज अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। सो ये मेन बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर के बारे में है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक, एंड टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज कमेंट अबाउट द problem if you have any problem, and if you like the video then please hit the subscribe button and like the video. Till then, keep studying and stay safe at home. Thank you.